तो हम लोग आज देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप लोग ये ध्यान रखें कि 9th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। लीनियर का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की डिग्री 1, ठीक है। लीनियर आपके लीनियर इक्वेशंस, जैसा कि नाम है इसका, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि आपके कोई 2 वेरिएबल यूज़ किए गए होंगे। पी क्यू भी यूज़ किया जा सकता है, ए बी भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। एक्स वाई भी यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से ए से लेकर के जेड तक जो भी आपके इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं वो कोई भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक लेटर अगर यूज करते हैं तो उसको 1 वेरिएबल बोलते हैं, 2 लेटर यूज करते हैं तो 2 वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। आप याद रखें। और इसमें आप लोग ये ना समझें कि कोई प्रॉब्लम है, इसमें एकदम इजी वे में हम आपको बताएंगे। आप बस मस्त होकर के बैठ जाएं पढ़ने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। नौटंकी सुनना चाहते हैं कि तो किसी भी चैनल पर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं, पॉइंट पर आते हैं और आज पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्लास 10th। इसमें आपको टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस होंगे। जैसे कि मान लीजिएगा एक आपका हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a1 x का कोफिशिएंट है, ये b1 y का कोफिशिएंट है और ये c1 आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से एक और हो सकता है लीनियर इक्वेशन, देखें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें भी आप देखें a2x का कोफिशिएंट है और b2y का कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग इनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो रिलेशन बनेगा, जो रेशियो बनेगा, उसके अकॉर्डिंग में कुछ हम लोग रूल्स सीखेंगे कि किस कंडीशन में क्या होता है। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखें इसका ये रेशियो यानी x के कोफिशिएंट्स का रेशियो हो जाएगा a1 अपॉन a2 और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो हो जाएगा b1 अपॉन b2 और कांस्टेंट टर्म का रेशियो हो जाएगा c1 अपॉन c2, ठीक है, हो जाएगा। तो आप इसको कर लेंगे। देखें a1 अपॉन a2 लिख लेते हैं इसको, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखें, यहां पर अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यानी तीनों जो रेशियो हैं वो अगर इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कहेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और एक और कंडीशन आपकी बनती है, ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका देखें तो कोइंसिडेंट लाइंस होगा। क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। आगे देखेंगे
कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो आपको पता है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और इसको ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, क्या है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, मतलब थर्ड इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसकी इस कंडीशन में क्या, पहली कंडीशन तो आ जाएगी इनफिनिटेसिमली सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर देखा जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और थर्ड कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, ये जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरी कंडीशन को देखते हैं। ध्यान से देखें, अगर आपका A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो से इक्वल नहीं है, ठीक है ना, मान लीजिएगा इक्वल नहीं है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये कौन कौन सी कंडीशंस को क्रिएट करेगा, इसका मतलब ये है अगर A1 A2 और B1 B2 का रेशियो आपका इक्वल ना हो तो ऐसी कंडीशन में इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन होने पर भी आप A और B की वैल्यू यानी X और Y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन यानी इस कंडीशन को होने पर ही आप X और Y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाकी जो अभी हमने बताया था इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस में, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, उनको काउंट करना मुश्किल है, इस वजह से उसको वहीं पर रोक देंगे, ठीक है ना। कभी कभी चेक करने के लिए आ जाता है और कहा जाता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके एक्स वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड कीजिए। तो यूनिक सॉल्यूशन पर ही एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, बाकी इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन का चेक करके बस वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसकी कंडीशन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये है अगर हम इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम ये देखते हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। थर्ड की अगर कंडीशन आप देखें तो थर्ड कंडीशन में ए बी आपका कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट, मतलब ये है कि ये जो इक्वेशंस दोनों हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तो ये आपका हो गया सेकेंड जो रिलेशन था। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड रिलेशन की तरफ, बहुत ध्यान से आप देखें क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ध्यान रखें, बहुत अच्छे से आप समझें। बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आपके टेस्ट में भी आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पोजीशन क्या बनती है, थर्ड पोजीशन ये बनती है कि A1 A2 और B1 B2 के रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन C1 C2 के रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। A1 A2 और B1 B2 के जो रेशियो हैं वो तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन C1 C2 के रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन बनी नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे, यानी दोनों लाइंस के इक्वेशन को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें
तो आप ये देखेंगे कि उसमें आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। क्लियर? थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये दोनों ही जो लाइंस के इक्वेशन हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपकी पोजीशंस बनी, आप लोग याद रखें इनको अच्छे से, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार हम इसको रिपीट और कर देते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशियो अगर इक्वल हैं तो आपके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, A1 A2 B1 B2 के रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ग्राफिकल कंडीशन देखें तो ग्राफ जब बनाएंगे तो हम देखेंगे कि दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर आपस में काट रही होंगी। ठीक है, अगला अगर थर्ड पोजीशन इसकी हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा। अब जो थर्ड रिलेशन है वो है A1 A2 B1 B2 के रेशियो अगर इक्वल हो लेकिन C1 C2 के रेशियो इक्वल ना हो तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी जब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ये जो अगर हम इसको देखें तो दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी इनकंसिस्टेंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और चैनल पर आप नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए अब जो हमने 3 रिलेशंस आपको बताए हैं इन पर एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों का NCERT से एक्सरसाइज जो 3.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 2 से हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और क्या है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको जो इक्वेशंस दिए हुए थे आप शुरुआत में समझने के लिए आप क्या करें कि साइड में उनको लिख लें। जो आपके अभी 2 वेरिएबल्स के हमने लिखे थे, क्या A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखें, आप लोगों को मैं बता देता हूं यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या होगी, ये A1 की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, और B1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि B1 आपका y का कोफिशिएंट है इस वजह से यहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है -4, तो B1 इक्वल टू हो जाएगा -4। और यहाँ कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आपका है C1 इक्वल टू 8। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख लें A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू ये होगी, यानी A2 इक्वल टू 7, और B2 क्या हो जाएगा, B2 को ध्यान से देखें, B2 ये है y का कोफिशिएंट यानी B2 इक्वल टू 6, और कांस्टेंट टर्म आपका कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा C2 इक्वल टू -9। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कौन सा रिलेशन डेवलप होगा, इसको ध्यान से देखें।
तो ये हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू 5/7, ठीक। और B1/B2 ये क्या हो जाएगा -4/6, और C1/C2 ये हो जाएगा क्या 8/-9, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि सब कुछ अलग अलग है ना, सब कुछ अलग अलग है। मतलब A1 A2 का रेशियो B1 B2 से नहीं मिल रहा, C1 C2 से नहीं मिल रहा, B1 B2 का भी यही हाल है, C1 C2 का भी यही हाल है। तो हम यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आएगी तो कौन सा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, शुरुआत वाला रिलेशन, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये हम डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है। पहली चीज हमने आपको लिखाया था कि ऐसी कंडीशन में ये आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी इसकी कंडीशन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर अगर देखेंगे। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, ये कंसिस्टेंट होंगे। क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, इतना करने से आपका अगर एनसीईआरटी में देखें तो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बेसिकली आपका ये पहला वाला पूछा गया है। पहला वाला पूछने का मतलब ये है कि आपका जो रिलेशन डेवलप हो रहा उसके हिसाब से क्या है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। उसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप बताइए यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो वो आपका क्लियर हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है। इसके बाद में इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि कुछ जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पूछा गया है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताइए। तो वो भी चीज़ देखिए क्लियर हो गई, यहाँ से कंसिस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें पूछा गया है कि आप ये बताइए कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी पूछा गया है। इसके बाद में पूछा गया है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालिए, यानी ग्राफ बना करके उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0, है ना। आगे देखते हैं तो इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y = 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको कंपेयर करते हैं। इससे a1x + b1y + c1 = 0, और ये है a2x + b2y + c2 = 0 से। ध्यान से देख लें, a1 की वैल्यू आपकी ये आएगी, यानी कितनी, a1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, ठीक है। b1 की वैल्यू ये है, यानी b1 = 2 हो जाएगा, और c1 की वैल्यू ये है, यानी c1 = -5 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखें तो a2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, और b2 की वैल्यू हो जाएगी -3, और c2 की वैल्यू हो जाएगी -7, ठीक है। अब जरा इसका रिलेशन हम लोग डेवलप करते हैं, क्या होता है। तो a1/a2 = क्या होगा, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, 3/2। b1/b2 देख लेते हैं, तो ये क्या होगा
तो b1 आपका है 2 और b2 आपका है -3, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं C1/C2, तो यहाँ की कंडीशन क्या है, ये आपका हो जाएगा -5 और -7। यहाँ पर भी आप देखें वही कंडीशन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये आपका इसमें थर्ड क्वेश्चन में आपके जो पूछा है वो पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपका ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। लिखवा चुके हैं हम आगे तीनों कंडीशंस, ये आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए ये होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि जितना भी आपको हमने बताया है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, यानी 3.1 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखें कि इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद ही उस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करें, ठीक है ना। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, इसमें सॉल्व करने के इसके 3 प्रोसेस हैं, जिसमें अभी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जो है वो डिलीट कर दिया गया है ना, 2023 सेशन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए अब 2 ही बचे। एक आपका जो सॉल्व करने का प्रोसेस बचा वो एलिमिनेशन प्रोसेस है, और दूसरा आपका है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।